नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का समान अध्ययन। तो समान अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम भूगोल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। अब क्वेश्चन ये है आपके सामने, मिल्की वे क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा मिल्की वे है, यह एक आकाश गंगा है। क्या है? एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। आगे देखते हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। आइए आगे देखते हैं। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? तो दोस्तों, 88 तारामंडलों का नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के एक ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। कौन सा? हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तक, हीलियम और 30 से 10% तक रहती है। ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90 और हीलियम की मात्रा 30 से 10% तक होती है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आकाशगंगाओं की बुनियादी प्रकार से हैं। तो दोस्तों, रेगुलर्स जो है, यह आकाशगंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, क्योंकि स्पाइरल गल्स है, एप्लीगल्स ये भी है, और इरेगुलर्स ये भी आकाशगंगाओं की एक बुनियादी प्रकार है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं गैलेक्सी हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल, एप्लीकट्स और इरेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, ग्रेट बियर एक नाम है। तो दोस्तों, गियर ब्रेड क्या नाम है? तो एक नक्षत्र का नाम। किसका नाम है? एक नक्षत्र का नाम है। आगे देखते हैं। ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। इसमें सप्तवर्षीय तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि के समय दिखता है। इसे फागुन चैत्र महीने में, श्रवण या भादो महीने में तक आकाश में 7 तारों का एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा होती हैं। आगे देखें। हब्बल का नियम डैश से संबंधित है। दोस्तों, जो हब्बल का नियम है, यह खगोलकी किससे संबंधित है? किससे? खगोलकी से। हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी यानी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती है, दिखाई देती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष की गई है। कितना? 15 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष की गई है। आइए आगे देखते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, हीलियम है। क्या है? हीलियम। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में है पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आगे देखते हैं। रात में आकाश में चमकीले तारे कौन से होते हैं? तो रात में आकाश में चमकीले तारे दोस्तों, यह सीरियस ए है। कौन सा है? सीरियस ए। रात में आकाश गंगा में सबसे चमकीले तारे सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं तथा यह पृथ्वी से
8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। कितना? 20 गुना अधिक चमकीला है। आगे, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहता है, कहना उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, जो हमारा अंश व अवशेष है, इसे एक टूटा हुआ तारा कहना सही नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसको जानने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमस या टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड कहलाते हैं। ठीक है। तारों को चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठक हाइड्रोजन व हीलियम होता है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र इत्यादि। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों, शिलांग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है। शिलांग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। क्या है? एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। आइए आगे देखते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप देश का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो दोस्तों, काठियावाड़ है, यह राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से कम ऊपर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, जो सिक्किम राज्य है, यह 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों आते हैं। इसी तरीके से 4 और हैं। जैसे भारत में 7 सिस्टम के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये सातों राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में है, एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। किसके समान? अंगूठे के समान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? तो दोस्तों, ये जो तजाकिस्तान है, ये भारत से नहीं जुड़ी क्योंकि बांग्लादेश, चीन और म्यांमार ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आइए थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और भारत की भूमि सीमाएं 7 पड़ोसी देशों से जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान के साथ लगी हुई हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रख के चलना है। आइए आगे देखते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो दोस्तों, ये जो ओडिशा है, इसकी सीमा हमारे जो महाराष्ट्र है राज्य, उसके साथ नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ये तीनों क्या है, जो दक्षिण भारत की राज्य है। तो इन सब का लगता है। ओडिशा कहाँ का है? तो ओडिशा हमारा पूर्व का राज्य है। ठीक है। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, तेलंगाना से लगता है, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है। किसके साथ? तो एक बार आप फिर से देखेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र का जो सीमा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्य के साथ लगती है। जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है। इस प्रकार से ओडिशा राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य से नहीं लगती है। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो दोस्तों यह जो झारखंड है इसकी सीमा नेपाल राज्य से नहीं जुड़ी है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। धातु की है भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी तटीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। आइए आगे देखते हैं। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो दोस्तों जो भारत बांग्लादेश का सीमा है या विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाले दो देश हैं। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत और बांग्लादेश की सीमा 5वें नंबर पर है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। कौन कौन? अमेरिका और कनाडा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो दोस्तों जो हमारा 10 डिग्री जल संधि है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अब हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री जो चैनल है यह मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और ग्रेट चैनल जो है यह सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है। और पाक स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे से संबंधित? तो अभी हम आगे पढ़े हैं तो किससे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। आगे देखते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय डैश के समय पश्चात पंच अंतराल है। तो दोस्तों कितना है? 2 घंटा 30 कितना है? 2 घंटे हैं। कितना है? 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री से 30 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 30 सेकंड से पूर्वी देशांतर के मध्य तथा गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 सेकंड से पूर्व 74 डिग्री 4 सेकंड पूर्व है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। दोनों छोरों के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 3 सेकंड से माइनस अगर करेंगे 68 डिग्री 4 सेकंड तो बचेगा कितना? 29 डिग्री 26 सेकंड। क्योंकि प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट के मध्य का अंतर होता है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय का अंतर 29 डिग्री 26 सेकंड की गुणे 4 बराबर लगभग 118 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। कितना होगा? 2 घंटे का अंतराल। आइए आगे देखते हैं। अधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों यह प्रतिस्थापन के सीमांतर दर पर मापी जाती है। किसके? प्रतिस्थापन के सीमांतर दर पर। अधिमान वक्र की प्रवणता प्रतिस्थापन के सीमांतर दर द्वारा मापी जाती है। अधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो कि उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसे तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बढ़ी हुई सरकारी निर्बल और प्रस्तुति संतुष्ट करने के लिए परिवार को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत में से निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों यह डेविड रिकार्डो के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक दलाल और वित्तीय बाजार सट्टेबाज के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी। इन्होंने अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत है कि बढ़ी हुई सरकारी निर्वच को संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। इसके अलावा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत तुलनात्मक लागत का सिद्धांत भी है। आइए आगे देखें। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यह औसत उत्पादन से कम होगा। कितना होगा? औसत उत्पादन से कम होगा। कब? जब औसत उत्पादन घट रहा हो और सीमांत उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा क्या? औसत उत्पादन से कम होगा। थोड़ा अगर हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें
तो जब कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों में भाग दिया जाता है तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है। सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बीच संबंध निम्न होता है। जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ऊपर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब औसत उत्पादन घट रहा होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से नीचे रहता है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, अधिकतम उत्पादन औसत उत्पादन सीमांत और औसत उत्पाद के एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा 3 पॉइंट होता है कौन कौन, जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ऊपर होता है। दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, जब औसत उत्पादन घट रहा होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से नीचे रहता है। तीसरा पॉइंट, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे, जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है तब व्यक्ति हमेशा एक वस्तु अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। धनात्मक रहेगा, उच्चवचनीय रहेगा, ऋणात्मक या स्थिर रहेगा। तो दोस्तों या धनात्मक रहेगा, कैसा रहेगा, तो धनात्मक रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। जब तक एमपी यानी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन यानी एपी से अधिक उत्पादक रहता है तब औसत उत्पादक डैश रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बढ़ना जारी रहेगा। क्या रहेगा, बढ़ना जारी रहेगा। उत्पादन लागत सिद्धांत के अनुसार सीमांत उत्पादन एमपी औसत उत्पादन एपी से अधिक रहने से औसत उत्पादन का बढ़ना जारी रहता है। सीमांत लागत की गणना एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक कुल व्यय के रूप में की जाती है। अगर हम सीमांत लागत बराबर देखें तो कुल व्यय में परिवर्तन बटे उत्पादित इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, कुल व्यय में परिवर्तन बटे उत्पादित इकाइयों में परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, उस वस्तु की कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने के लिए तैयार है और क्षमता रखता है को उस वस्तु की मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, उस वस्तु की मांग कहते हैं। आगे, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र रूप में अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आइए देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक, दूसरा क्या है, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, और तीसरा व्यष्टि विशिष्ट अर्थशास्त्र में विकास के लिए सहायक। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो सबसे पहले भारत के विभिन्न भागों एवं मकर संक्रांति के विभिन्न भागों में, जैसे मकर संक्रांति जो हमारा होता है, इनको हम विभिन्न देशों मतलब राज्यों में विभिन्न नाम से जानते हैं। तो जैसे पंजाब और हरियाणा में हम इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। किससे, पोंगल के नाम से। और गुजरात में किस नाम से, तो पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। किससे, पतंग महोत्सव। आइए दोस्तों, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है। तो दोस्तों बोहाग बिहू महोत्सव, ये 7 दिनों वाला असम राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। तो असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय महोत्सव है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। ठीक है, आगे,
विषु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों यह केरल राज्य का, किस राज्य का? केरल राज्य का जो विषु है यह प्रसिद्ध है, क्या भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। विषु विश्व त्योहार केरल राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही कर्नाटक के तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाने वाला, ये कर्नाटक के तुलनाडु क्षेत्र में पाया जाने वाला यह एक हिंदू त्योहार भी है। कैसा है? हिंदू त्योहार है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतया दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह ओणम मनाया जाता है। क्या? ओणम। ओणम का उत्सव दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल राज्य में सबसे बड़े ही धूमधाम के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला इस महोत्सव का सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। किसका? कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों दशहरा को विजयदशमी के नाम से हम जानते हैं। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पूर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास क्वार क्वार में शुक्ल पक्षी के दशमी तिथि को मनाया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो दोस्तों रज पर्व। कौन सा पर्व? रज पर्व। रज यानी राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है जो कि मूलतः ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम का प्रमुख त्योहार है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। पराग त्योहार असम राज्य में मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे, मारूश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है। तो दोस्तों यह जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है। क्या है? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। मरूश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के द्वारा आयोजन किया जाता है। यह एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र में सैम रेत टीबा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आगे, भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो दोस्तों यह 10वें गुरु। कौन से गुरु? 10वें गुरु। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। 10 सिख गुरु का कर्म इस प्रकार है, जैसे कि पहले गुरु नानक देव आए, फिर उसके बाद गुरु अंगद आए, फिर उसके बाद गुरु अमरदास आए, फिर गुरु रामदास आए, फिर गुरु अर्जुन देव आए, फिर गुरु हरगोविंद आए, फिर गुरु हरि राय आए, फिर गुरु हरकिशन दास आए, फिर गुरु तेज बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे। ठीक है। आगे, डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मिजोरम राज्य में, कहाँ पे? मिजोरम राज्य में। मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्योहार में से एक है। यह महोत्सव राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में मनाया जाता है। आगे, भारत में बैसाखी त्योहार देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में बैसाखी त्योहार यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कब? अप्रैल महीने में। भारत में बैसाखी त्योहार अप्रैल 13 से 14 अप्रैल में महीने में मनाया जाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है।
देश के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में नब्बा वर्ष, केरल और पूरम विशु, असम में बिहू इत्यादि के नामों से जाना जाता है। आगे, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मेघालय राज्य में, कहाँ पे? मेघालय राज्य में। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो साग नोक्रेम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसमें खासी जनजातियां आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नोक्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल और फलों की समृद्धि के लिए मेघालय की खासी क्षेत्र में मनाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली देवी बिली मिसिंग को प्रसंग करने का मनाया जाता है। आगे, जित्रा आफ्रेन केम टू ऑफ हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोषी गुजरात में के एक सेवानिवृत्त राजनीतिक एवं शिक्षाविद हैं, जिन्हें हाल ही में उनकी जिन्ना आफेन केम टू अवर हाउस के लिए वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों यह हैं, कौन है? एस एस एम खान। कौन है? एस एम खान। द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक एम एस खान है। कौन है? एम एस खान है। आगे, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के किसने लिखी? तो दोस्तों जो क्रिकेट माई स्टाइल है यह कपिल देव ने लिखा। कौन लिखा? कपिल देव। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। यह 1987 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1987 में। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? तो दोस्तों जो आर के नारायण हैं या द टू विलीज एंड वर्ड, ये इसके पुस्तक के लेखक नहीं हैं। और बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सब किसने लिखा? आर के नारायण ने लिखा। आर के नारायण प्रमुख कृतियां वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डिमोन्स एंड ऑर्डर्स, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम, स्वामी एंड फेडरसम, आ टाइगर, एल मालगुडी, अंडर द बनियान ट्री, द पेंटर ऑफ साइन आद टू लिव्स एंड वर्ड के लेखक मुल्क राज आनंद है। कौन है? मुल्क राज आनंद है। इतने सारे ये इन्होंने लिखा। कौन? आर के नारायण। आगे, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वर्ष 1913 में इसी कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1916 में। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले न केवल भारतीय बल्कि पूरे एशियाई में प्रथम व्यक्ति थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, अपने पुस्तक गीतांजलि के लिए। आगे, इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम और बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा है? इंडिया डिवाइडेड। अगर इंडिया मीन्स फ्रीडम गुवर एक खातिरिक पुस्तक की पूछा जाए तो ये अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ किसने लिखा? तो इंदिरा गांधी ने लिखा। क्या? इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ। उसके बाद भारत की खोज एन ऑटोबायोग्राफी, ये कौन लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और क्या लिखा? विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज एन ऑटोबायोग्राफी, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आगे, किस भारतीय लेखक ने थिंगू टू लीव बिहाइंडेड पुस्तक के कुमाऊं की पहाड़ियां का जीवन वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इनका क्या नाम है, अ, अ, नमिता खोगले, नमिता खोगले ने लिखा था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो भारतीय लेखक नमिता खोगले ने मिथुन द लीड बिहाइंड पुस्तक कुमाऊं की पहाड़ियां में जीवन का वर्णन किया है। इनकी अन्य कृतियां हैं ए हिमालय लव स्टोरी और द बुक ऑफ सैडरोज प्रसिद्ध। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एम अगेंस्ट ऑर्डर्स लिखी है? तो दोस्तों यह सानिया मिर्जा ने लिखा। कौन लिखा? सानिया मिर्जा।
एस अगेंस्ट ऑड्स प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, जो जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में सोनिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया है। आगे, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनटोस्टेबल वाय नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों, यह करण जौहर ने लिखा। कौन लिखा? करण जौहर। एन अनसुटेबल बाय नामक पुस्तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक करण जौहर ने द्वारा लिखित एक आत्मकथा पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका ग्रेव प्रेस अवार्ड पुरस्कार उपन्यास है। ए सुटेबल बाय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता विक्रम सेठ हैं। कौन है? विक्रम सेठ। आगे, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सेक्शनल डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुलूस का वर्णन किया है? तो दोस्तों, अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा। सिलेक्शंस डे उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं। इस पुस्तक में भारत में क्रिकेट के प्रति रुचि और जुनून का वर्णन किया गया है। आगे, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो दोस्तों, यह एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 1999 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी। इसमें से अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर 1999 तक के जीवन के सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। कितने भाषाओं में? तो 13 भाषाओं में। आगे, भारत के विकास विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी का आयोजन किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1915 से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघमी के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की? तो सिंघमीमल। आगे, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरुआत किया गया था? तो दोस्तों, यह 9 जनवरी 2003 का महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण में किया गया था। तो 9 जनवरी 2003 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 2015 को बंबई वापस आए थे। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? इसको प्रवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। आगे, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत हुई के बाद याद में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को द रॉयल इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1954 में भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय नौसेना का प्रमुख करमबीर सिंह है। नौसेना दिवस 2021 में थीम स्वर्णिम विजय थी। क्या थी? स्वर्णिम विजय थी। आगे, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, पूरे भारत दिन में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? सेवा दिवस में। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्म दिवस को 2017 के पूरे भारत को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर देश में चिकित्सा शिविरों, रक्तदान कार्यक्रमों एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। आगे, भारत हर साल डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह 11 सितंबर को
क्या बनाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति में उनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस की, वही तो कहेंगे, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब? 19 दिसंबर को। आरआरबी ने इस उत्तर को सी माना है, जबकि विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम महान खिलाड़ी थे। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। 29 अगस्त को डैश के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है। तो दोस्तों, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1933-93 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। आगे, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना तथा या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को, और नौसेना की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। डैश विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, यह 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यकालों का आयोजन, कलाकृति और तस्वीरों का सुदर्शन तकनीकी प्रदर्शन और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। आगे, 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक वाबुला था। क्या था? बुलबुला था। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, गौरैया की बढ़ती हुई जनसंख्या या उत्सव मनाने के लिए, या अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, या गौरैया संरक्षण 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 हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर सलीम अली जन्मदिन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गौरैया के घटते हुए दिन प्रतिदिन क्रम को देखते हुए गौरैया संरक्षण दिवस हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यफूजई उम्र 17 वर्ष को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दी जाती है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार हम 6 श्रेणियों में पाते हैं। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, जैसे कि चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिक तथा रसायन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल को याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी। आगे, अनुवांशिकी कोड जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए सन 1968 में
चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम कौन है? तो दोस्तों यह हरगोविंद खुराना है। कौन है? हरगोविंद खुराना। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड और उसके प्रोटीन संश्लेषण के शोध के लिए सन 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक रॉबर्ट होले और मार्शल नीलबर्ग के साथ साझा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संगठन और कोफी अन्नान को संयुक्त रूप में वर्ष 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 में शांति का नोबेल विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में है। वर्ष 2021 में मरिया एरेसा और दिमित्रा मुरुटो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक और उन्होंने भुखमरी पर अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों का अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने के लिए योगदान दिया गया था। आगे, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिकित्सक चिन्हित करने के लिए वर्ष 2007 में नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये थे कौन थे? तो ये थे यहाँ पे इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे थे। कौन थे? ये थे। आगे, जलवायु परिवर्तन के मामले में बुनियादी अभियान में चलाने वाले अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति गोरे को वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के संगठन आईपीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल एंड क्लाइमेट चेंज के संगठन के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के खतरे से आम जनता को आगाह करने की दिशा को अहम संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा भारत रत्न के बारे में। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा के असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। दिए गए विकल्पों में छठे प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई को सन 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका तथा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का शुरुआत 1954 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राजीव गांधी को। किसको? राजीव गांधी को। भारत में
अब तक 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके नाम हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 1955 में मिला था, और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी को 1971 में, मोरारजी देसाई को 1991 में तथा राजीव गांधी को 1991 इनके मरणोपरांत दिया गया था, तथा गुलजारी लाल नंदा को 1997 ईस्वी में मिला था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 से सम्मानित किया गया था। आगे, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, यह भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, खेल तथा जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी तथा इससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया पहला भारत रत्न सम्मान है। आगे, नीति मीनाक्षी प्रौद्योगिकी संगठन बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारत के पूर्व स्नातक विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया एक सफल प्रौद्योगिकी परिवार है। यह 90 मीटर के भूभेदन के साथ चित्र लेने में सक्षम है। इसकी विकास लागत कुल लगभग 55 लाख रुपए है। तो आपसे क्वेश्चन है कि सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक हासिल किया? तो दोस्तों, यह मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिमाथक प्रवेश में अपना सफलतापूर्वक महारत हासिल किया। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्सल आर्बिटर मिशन MOM मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV CB-25 के माध्यम से किया गया था, जो मंगल ग्रह की कक्षा में 24 दिसंबर 2014 को पहुंचा था। आगे, मंगलयान कहाँ लॉन्च किया गया था? दोस्तों, मंगलयान श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात देश को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। तो दोस्तों, यह 24 सितंबर 2014 को डैश इसरो ने का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो दोस्तों, इसरो का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष, तो यह गगनयान है। क्या है? गगनयान। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान की घोषणा की थी। यह वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। यह सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन गया। ठीक। वर्ष 2004 में नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष का डैश अध्ययन करने वाला भेजा गया था। तो दोस्तों, यह है बुध। कौन सा है? बुध। नासा द्वारा 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर मरकरी स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेनिंग नामक अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। यह नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष केंद्र है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 2020 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। क्या है? तो यह है आदित्य। क्या है? आदित्य। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। क्या होगा? पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। आगे, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। आगे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए
किसको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यह के सिवान को जानते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रियोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए सिवान को रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के किसान प्रकाश प्रश्नकाल के समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निदेशक थे, जबकि वर्तमान में डॉक्टर सिवान की भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत के रॉकेट मैन के रूप में डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है। चंद्रमा के लिए भारत को दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यह चंद्रयान-2 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चंद्रयान-2। तो दोस्तों, चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन है। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी? तो दोस्तों, 1969 में की गई थी। कब? 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने की स्थापना भारत को अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विक्रम साराभाई के प्रयासों के तहत 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान है। कौन है? डॉक्टर के सिवान है। आगे, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी क्या है? तो दोस्तों, यह मुख्य युद्धक टैंक है। क्या है? मुख्य युद्धक टैंक। अर्जुन एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 मील प्रति घंटा है। आगे, ब्रह्मोस द्वितीय एक है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनों शास्त्रीय यूनियन और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो दोस्तों, यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में रूस की NPO मिशनों त्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मिसाइल को ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल नाम दिया है। इस मिसाइल का परीक्षण पोखरण राजस्थान के फील्ड फायरिंग रेंज में चांदन क्षेत्र में स्थित लॉन्चिंग पैड से सेना द्वारा ब्रह्मोस सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। आगे, भारत के संदर्भ में IGMDP से तात्पर्य है। तो दोस्तों, यह प्रक्षेपण कार्यक्रम है। कौन सा है? प्रक्षेपण कार्यक्रम। एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारत में 1983 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नग मिसाइलों को विकसित किया गया है। आगे, अग्नि सेकंड क्या है? तो दोस्तों, अग्नि सेकंड एक मध्यवर्ती दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि द्वितीय भारत की मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विकसित किया है। यह अत्यधिक आधुनिक से बनी है। 21 मीटर लंबी है, 1.3 मीटर चौड़ी है। अग्नि 2 मिसाइल परमाणु हथियारों में से लैस होकर 10 पोलेड ले जाने में सक्षम है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित भारत की गई लंबी दूरी को साइबोनिक क्रूज मिसाइल है? तो दोस्तों, यह निर्भय है। क्या है? निर्भय। निर्णय एक लंबी दूरी सार्वजनिक क्रूज
मिसाइल है, इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह सभी मौसम के में काम करने वाली कम लागत, लंबी दूरी, परंपरागत परमाणु हथियार से ले जाने वाले सक्षम क्रूज मिसाइल इसका 5वां परीक्षण 2017 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी साइबोनिक क्रूज मिसाइल है? तो दोस्तों यह निर्भय है। कौन सा? निर्भय। भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित करेगा? तो दोस्तों यह हैदराबाद में करेगा। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर जो भारत का मिसाइल विकास केंद्र है वह हैदराबाद में स्थापित होगा। इनक्यूबेटर को टीटी हब पर हब किया जाएगा। इससे पहले ही स्टार्टअप और रचनात्मक विचारों की पोषण के लिए देश के प्रमुख केंद्रों में मान्यता मिल चुकी है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल में विफल हो जाती है? तो दोस्तों वायु प्रतिरोध सोर्स के कारण। ठीक, वायु प्रतिरोध की परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल मिसल विफल सफल हो जाती है। भारत के प्रथम विमान वाहक आईएनएस विक्रम को कब सेवा मुक्त किया गया? तो दोस्तों यह 1997 में। भारतीय नौसेना का प्रथम वायुसेना वाहक पोत आईएनएस विक्रम को 31 जनवरी 1997 को सेवा में नियुक्त किया गया। इसे वर्ष 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। यह वर्ष 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, तो दोस्तों भारत ने डैश मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की उड़ान का सफल परीक्षण भी करेगा। तो दोस्तों क्या है इसका? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 जो ऑप्शन है, लक्ष्य और अस्त्र दोनों का ये काम करेगा। ठीक है, आगे, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ की गेम की मेजबानी किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की। कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 में कनाडा हैमिल्टन में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित गेम्स भाग में लिया, जिसमें रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2022 में कॉमनवेल्थ में गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? तो दोस्तों ये कौन किया? तो ये हाँ ये किए थे कनाडा। कौन किया था? कनाडा। आगे हम देखते हैं हॉकी से। तो दोस्तों हॉकी में लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ठीक है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भारत का एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो महिला हॉकी खेल से संबंधित है। इसका नामकरण उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो दोस्तों यह बॉम्बे गोल्ड कप है। क्या है? बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह फुटबॉल से है, और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है, और सुबात्रो कप की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? दोस्तों यह रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। यह 1928 में शुरू किया गया था। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ी सबसे पहला कप यूनाइटेड प्रीवियंस के नाम से जीता था। आगे, भारत के अलावा इनमें से किस देश को राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी दिवस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों पाकिस्तान को। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है। हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आगे, क्रिकेट अगर क्रिकेट से बात करें तो मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से हैं।
मिताली राज महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट क्रिकेटर मैच ऑफ द दोहरा दशक लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो बीमर शब्द शब्द है यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, बीमर शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर के शरीर पर लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी एशियाई खेलों से, तो एशियाई खेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम देश में दिया गया था। तो दोस्तों 1947 में नई दिल्ली आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियाई खेलों का जनक गुरुदत्त सोंधी। प्रारंभ से इस खेल का नाम एशियाटिक खेल लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव पर इस खेल का नाम एशियाई खेल रखा था। आगे 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन डैश में होगा। तो दोस्तों यह होंगजोंग में हुआ था। कहाँ पे? होंगजोऊ। 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन होंगजोऊ चीन में होगा। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? तो दोस्तों यह 2 बार हुआ। एशियाई खेलों का एपिसोड के नाम से जाना जाता है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1951, 1982 में हुआ था। इन खेलों का शुभारंभ 1951 में हुआ था, जबकि इन खेलों का नियम एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के परीक्षापण में किया गया था। नेक्स्ट, कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और हॉब्सविल वाटसन ने बनाए गए थे। 1985 से 1955 तक वाटसन द्वारा समाचार पत्रों के लिए बनाई गई ट्रेनिक स्ट्रिप व्यापक लोकप्रिय हासिल की गई थी। अब आपको बताना है आईएसआई का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। इसकी स्थापना 1948 में जनरल रॉबर्ट कैथम ने की थी। आगे, मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ से? केरल राज्य से। अनोखे स्वाद और अंदाज के लिए जानी जाने वाली मालाबार पाक कला भारत के केरल राज्य में संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन दो शब्द मुद्रित किए गए? तो दोस्तों जय हिंद। कौन से? जय हिंद। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। इस पर भारतीय ध्वज का चित्र और जय हिंद लिखा हुआ था। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी के दौरान गैस का रिसाव था। तो दोस्तों यह मेथिल आइसोसाइनाइट गैस का कहाँ पे रिसाव किया गया था? कहाँ? भोपाल त्रासदी में। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनाइटेड कार्बन कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोनाइट गैस के रिसाव कारण हुआ, जिसे भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों यह 1984 ईस्वी में हुआ था। 2-3 दिसंबर 1984। चार्नोबिल परमाणु आपदा न्यूरल न्यूक्लियर डिजास्टर किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों यह 1986 में हुआ था। चोर्नोबिल परमाणु आपदा सोवियत संघ में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। यह लागत हालात में दोनों समय मामले में आज का तक सबसे बड़ा भयानक परमाणु दुर्घटना है। आगे, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों यह गल्फ युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? गल्फ युद्ध। भारत की स्वतंत्रता के बाद गल्फ युद्ध अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की। यह युद्ध 1990 से 91 के बीच लड़ा गया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी की प्रस्तुति करता है? तो दोस्तों यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGR।
IGRMS, कौन सा है? IGRMS। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास हेतु इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह भारत की ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन की संस्कृति से लेकर निर्मित किया गया है सबसे विशालतम संग्रहालय है। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातियों संस्कृति की झलक भी देखी जा सकती है। आगे, भारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए देवैये दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह युद्ध देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध घटनाक्रम वृत्तांत सुनाता है। तो दोस्तों, यह संजय है। क्या है? संजय। संजय महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश संजय की वाड़ी सेना है। नेक्स्ट, हेनरी और द डिस्प्लेसमेंट जैसी लघु फिल्मों का उद्योग डैश बाजार के लिए किया गया है। तो दोस्तों, यह VR प्रौद्योगिकी है। क्या है? VR प्रौद्योगिकी। हेनरी द डिस्प्लेस जैसे लघु फिल्मों का उपयोग VR वर्चुअल रियलिटी प्रौद्योगिकी बाजार के लिए किया जाता है। आगे, इतिहासकार केरनिकर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था। दोस्तों, यह राजाओं के लिए वृत्तांत लिखता है। क्या लिखता है? राजाओं के लिए वृत्तांत लिखता है। नेक्स्ट, प्रतिशोध की MSI इकाई क्या है? तो दोस्तों, प्रतिशोध की SI इकाई यह ओम है। क्या है? ओम है। प्रतिशोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर B के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम B बराबर IR दर्शाते हैं, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। सॉरी, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो दोस्तों, हम जानते हैं प्रतिरोध का भौतिक राशि मात्रक ओम है। आगे, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो दोस्तों, यह किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन मीटर, होता है जूल होता है। आगे, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F, जहाँ F बराबर बल की दिशा में पिंड की द्वारा की गई दूरी, जिसे D से हम लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि कार्य की इकाई बराबर यानी W क्या है? न्यूटन मीटर अथवा जूल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई होती है। किसकी? बल की इकाई। आगे, लेंस की शक्ति SI क्या है? तो दोस्तों, यह डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम लेंस को क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी F है मीटर हो तो उसकी क्षमता F बराबर 1/F डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की तो दोस्तों, इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष की तो वृद्धावस्था के कारण आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, जिसमें सामंजस्य क्षमता घट जाता है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। आगे बात करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश के नाम में पारंपरिक में इकाई में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह क्यूरी किसकी मात्रा में? तो क्यूरी के नियम है। आगे बात करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण मात्रा की
क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट किसके लिए? तो शक्ति का की ईसाई वाट किसका है? तो शक्ति का ईसाई इकाई है जो ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। अगर हम पास्कल की बात करें तो पास्कल दाब की इकाई है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगर हम आपसे पूछें उद्योग में शक्ति इकाई क्या है, तो आप कहेंगे अश्व शक्ति है। क्या है? अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं। भौतिकी शक्ति पावर्स या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिससे कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियम में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। W बराबर P बराबर W/T, जिसे हम कार्य बटे शक्ति बराबर कार्य बटे समय के नाम से जानते हैं। शक्ति P की इकाई है जिसे जूल सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतया अश्व शक्ति हॉर्स पावर मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स बराबर 746 या जूल सेकंड प्रति मीटर होता है। कार्य करने की दर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति की इकाई वाटर है। अगर हम आपसे पूछें ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे डेसिबल। किसको? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट इकाई है उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि या फिर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अब दोस्तों हम थोड़ा केमिस्ट्री से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये जो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था लिखा है ये गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, ये बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये भी सही है। अब हम देख लेते हैं पदार्थ की कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। जैसे कि आप जानते हैं सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और छठा और लास्ट पॉइंट, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पदार्थ कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। आगे 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो दोस्तों इसको आप देख लीजिए। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों यह मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयन सत्य है। दोस्तों पहला आपके पास है दृढ़ता। दूसरा पदार्थ के प्रकार अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता रहता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का प्रकार या देखा जाता है गैसों का कोई आकार नहीं होता। और दूसरा संपीड़िता है। संपीड़िता का मतलब यह पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम होता है, गैसों का वह गुण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका 80 हो जाएगा, केवल बी सही है और ये वाला गलत है। आगे अगर हम दृढ़ता की बात करें तो दोस्तों दृढ़ता पदार्थों में दृढ़ता के गुण कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लाने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः यह एक कथन ए सही गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम होता है। नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछें कि मिश्रण में हो सकता है, तो दोस्तों मिश्रण जो होता है या समांगी और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राकृत में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों में होता है। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण देखें तो नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। वहीं विषमांगी की बात करें तो मिश्रण और रेत का मिश्रण और तेल और जल का मिश्रण है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। अगर हम बात करें एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, दोस्तों आप कहेंगे कि यह ठोस विलयन का है। किसका? ठोस विलयन का। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण में विलयन कहते हैं। एक प्रकार विलयन में निम्नवत ठोस विलयन हो मिश्र धातु जैसे पीतल तांबा जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता होता है। ठोस द्रव विलयन में थोलियम धातु में पारा धातु का विलयन होता है। गैस ठोस विलयन में
वायु में कपूर का विलयन आप देख सकते हैं। द्रव और द्रव विलयन में जल और एल्कोहल का विलयन आप देख सकते हैं। गैस और द्रव का विलयन कुहरा और अमोनिया का जल विलयन इत्यादि आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, एक गैस विलयन है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषामांगी मिश्रण है। तो दोस्तों दूध का मिश्रण जो है एक विषामांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध एक विषामांगी मिश्रण है। विषांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठक विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक मिश्रण। यह बालू नमक एक विषमांगी मिश्रण है। आगे बात करते हैं, तो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। दोस्तों यह कोलाइड नहीं शामिल है। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। आगे बात करते हैं, हवा एक है। तो दोस्तों हवा एक प्रकार का क्या है, तो दोनों तत्वों का मिश्रण है, जैसे कि दोनों तत्वों का यौगिक मिश्रण है। हम बात करते हैं वायु की पृथ्वी वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 78.484%, वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.946%, आर्गन की बात करें तो 0.34%, वहीं नियान की बात करें तो 0.0018% होता है। वहीं हीलियम की अगर हम बात करें तो 0.00005254% होता है। अगर हम मीथेन की बात करें तो 0.002% आदि होते हैं और 0.1% में अन्य सारी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, वह भी जातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम से विलंबित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन। एक ऐसा भी जातीय मिश्रण जिससे विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दोस्तों बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पास है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूलता वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। हार्टी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनाज, फूलों, पौधों को उगाने वाले से लेकर व्यापार तक अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव विज्ञान, मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों, विज्ञानों, तकनीक, विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे इसे दो भाग होते हैं, फल, सब्जी, अनाज तथा आद्य फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करें तो कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहते हैं। दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को अध्ययन में सीरेसोलॉजी कहते हैं। रोगों के पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम एटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंतर्गत केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना है। आगे हम बात करें बीटी कल्चर की। दोस्तों बीटी कल्चर क्या है, तो बीटी कल्चर हमारा अंगूर की खेती है। क्या है, अंगूर की खेती। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगर हम सब्जियों की खेती की बात करें तो ओरी कल्चर कहा जाता है। वहीं फूलों की खेती की बात करें तो फ्लोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरी कल्चर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं एपिग्राफी क्या है। तो दोस्तों एपिग्राफी से अभिप्राय क्या है, तो एपिग्राफी से यह शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी के अंतर्गत। अगर हम बात करें कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वहीं बात करें शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। वहीं हम बात करें मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। वहीं हम सिक्कों की अध्ययन की बात करें तो सिक्कों की अध्ययन की हम न्यूमियोसेमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमियोसेमेटिक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोलॉजी जीव विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि एंथ्रोलॉजी क्या होता है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। हार्टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो उभयचरों एवं शरीर शिल्पों का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें एप्थमोलॉजी की तो आंखों एवं चिकित्सीय अध्ययन का किया जाता है, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन। वहीं एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव के कार्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को हम क्या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। सेरम सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है।
पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। एपी कल्चर की बात करें तो मधुमक्खी का पालन कहलाता है। और एवी कल्चर की बात करें तो पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें सेरीकल्चर, क्या सेरीकल्चर किससे से संबंधित है? तो दोस्तों आप कहेंगे रेशम के कीड़ों का पालन के लिए किया जाता है। अगर वहीं हम पूछें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के सबसे अच्छा वर्णन है? तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? एथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एथोलॉजी। एटियोलॉजी रोगों के कणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटेमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन। एथोलॉजी तो क्या यह पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इन्थोलॉजी मानव जात विज्ञान। बस आप इतना ही ध्यान लिख लीजिए। और हम बात करें हेमिटोमोलॉजी का अध्ययन देश से संबंधित है। तो दोस्तों हेमेटोलॉजी यह किससे संबंधित है? जानवरों के खान पान की आदत से संबंधित है। किससे? जानवरों के खान पान से आदत। अगर हम वहीं थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चनों को यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप क्या बोलेंगे? कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी, ये 3 घटक क्या है? हमारे सीपीयू के हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों में संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, यह स्टोरेज यूनिट इसे भी बोलते हैं। आगे हम बात करें एएलयू, यह जोड़ घटाव गुणा भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना या सभी तार्किक संचालन का संचालन करता है। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो यह एएलयू निकालने वाले परमाणु को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, यह निर्देशों को डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र के रूप में यूज होता है। अगर हम बात करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू यह क्या है? इसका हिस्सा नहीं है। किसका? कंप्यूटर का एएलयू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर यूनिट और एएलयू। अगर हम पूछें सीपीयू क्या है, तो दोस्तों आप कहेंगे सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप कहेंगे कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा संग्रहित को पुनर्स्थापित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त करने से संबंधित है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सीपीयू को। किसको कहेंगे? सीपीयू को। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हृदय मस्तिष्क या कंप्यूटर का सभी कार्यों को नियंत्रित करने, निर्देशित तथा समन्वित करना, डेटा का निर्देशन अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। आगे हम बात करें तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क दोस्तों हम सीपीयू को कहते हैं। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो आप कहेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इंटेलिजेंस कोशेंट ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। डेटा स्टोरेज कंप्यूटर करता है, स्पीड का मेंटेन कंप्यूटर करता है, एक्यूरेसी कंप्यूटर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड गति, डेटा स्टोरेज, सूचना भंडारण, एक्यूरेसी त्रुटि रहित कार्य, भंडारित सूचना की तीव्र गति से प्रदान करता है, फास्ट रिविजुअल, जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, क्विक डिसीजन, विविधता, वेलोसिटी, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, स्फूर्ति, एगिलिटी, कार की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, गोपनीयता, सिक्रेसी आदि है। जबकि इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धिबलता कंप्यूटर की दिमाग नहीं है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर एक घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो ये कागज है ये कंप्यूटर का घटक नहीं है। एएलयू, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं, जबकि कागज कंप्यूटर का प्रमुख घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों यह जो यूएसबी है यह कंप्यूटर घटक का भाग नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग सीपीयू, रैम रोम एवं यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस का कंप्यूटर कार उपकरण के मध्य स्थापित करता है। आगे बात करें कंप्यूटर की सीपीयू गति किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का उपयोग किया जाता है। यदि प्रोसेस किसी निर्देश के क्रियान्वयन का
सेकंड 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति हर्ट्ज होगी। क्या होगी? हर्ट्ज होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा पर्यावरण से। दोस्तों, निम्न में से कौन-सा सर्वहारी नहीं है? तो दोस्तों, ये जो साँप है, ये क्या है? एक सर्वाहारी जीव नहीं है। सर्वाहारी साँप सर्वाहारी प्राणी नहीं है। यह एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी में वह जंतु आते हैं, शामिल होते हैं, जो सिर्फ़ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। सर्वाहारी में वे प्राणी शामिल होते हैं, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन लेते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी आदि। ये सब शाकाहारी वे जंतु होते हैं, जो पेड़-पौधे को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा आदि। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो दोस्तों, यह चूहा है। क्या है? चूहा है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर ट्रॉफिक चेन चूहा है। वह उत्पाद होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास। आज ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं होते हैं, जो उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, चूहा आदि। ये द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं, जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। आगे बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किससे परिभाषित है? तो दोस्तों, यह आर्थर टांसले से है। किससे? आर्थर टांसले से। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया है। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: ऊर्जा संघटक, जैविक बायोम संघटक, अजैविक भौतिक संगठन, जल, वायु आदि। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों में प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, इन्हें हम स्वपोषी के नाम से जानते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों को प्राप्त करने वाले और सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ये सरल असाधारण अकार्बनिक अणुओं के जटिल कार्बनिक यौगिकों को निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषी सजीवों के खाद्य श्रृंखला उत्पाद का कहा जाता है। आगे हम बात करें कि मृतपोषी क्या है? दोस्तों, मृतपोषी वे जीव होते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर होता है, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर या पोषण साझा करता है, जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, या जीव भोजन मृत। तो ऑप्शन डी सही होगा। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृतपोषी पोषण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मृत पोषी पोषण ऐसे जीव होते हैं, पौधे होते हैं, जो क्षयकारी पदार्थ एवं मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रेणी के अंतर्गत मशरूम को शामिल किया जाता है। इन जीवों को मृत पोषी पोषण इस प्रक्रिया की मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर हम बात करें साधारण पदार्थ एवं स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है, तो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी वह जीव होते हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं या पदार्थ में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीवों के अंतर्गत पादप को सम्मिलित किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीव मृत जीव और वस्तु का अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें मृतपोषी कहते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट। जीवन भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी हाइड्रोपोटाप्स कहा जाता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। अगर हम बात करें कि उन पशुओं के को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों की पर खाते हैं, तो उन्हें दोस्तों हम सर्वाहारी कहते हैं। जो पशु केवल पौधे या वनस्पति अपने से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। एवं जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, अर्थात पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहलाते हैं। एवं जो पशु या पौधे पशु और पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य होता है। आगे हम बात करें वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं, उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल पृथ्वी की सतह पर उसके आसपास वह स्थान होता है
जहाँ जीवित जीव रहते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जनमंडल में विभाजित होते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैवमंडलीय पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों यह पौधे क्या है, जैवमंडलीय पदार्थ नहीं है। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव होता है उन्हें जैवनीकरण कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु आदि की क्रिया द्वारा विघटित होते हैं जैवमंडलीकरणीय निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पौधे अनकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो दोस्तों यह सूर्य का प्रकाश जो है यह एक अजैविक घटक नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।